नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हैं हिंदी का एक और लेक्चर लेकर। और उस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है व्याकरण की शुरुआत स्वरों की जानकारी के साथ। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस आपके साथ शेयर किए वो सभी व्याख्या पर ही अधिकतर आधारित थे। सबसे पहला जो लेक्चर था जो ये मित्र पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके रिवीजन के लिए बता दूं कि अभी तक जो हमने लेक्चर्स लिए थे उसमें हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि किस प्रकार हम HPAS की तैयारी के लिए आगे बढ़ेंगे। तैयारी में क्रम क्या होगा, और स्टार्टिंग खैर हमने व्याख्या से की। थोड़ा सा पहले जो 3-4 लेक्चर हैं वो हमने व्याख्या पर लिए, क्योंकि वो हमेशा पेपर में आते ही आते हैं, ये कंपल्सरी पार्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। लेकिन वो एक छोटा सा ट्रेलर था जस्ट, और उसको समझने के लिए हमें व्याकरण की बहुत ही आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम व्याख्या लिखते हैं उसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, और हमने ये अधिकतर देखा है कि कभी कभी हमारे विचार बहुत अच्छे होते हैं, हम बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, लेकिन उसकी सही अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, उसको सही से सही शब्दों में पिरो नहीं पाते। और कभी कभी अगर हम सही शब्दों का चयन भी करते हैं तो कभी कभी उसकी वर्तनी, उसके स्पेलिंग्स जो है वो हम गलत लिख देते हैं। उस कारण से क्या होता है कि जो उसका अर्थ है उसका अनर्थ हो जाता है। तो वो चीज रोकने के लिए हमें व्याकरण के जो नियम हैं वो पता होने चाहिए। सही व्याकरण आएगी तभी आप भाषा को सही से सीख पाएंगे, और जितनी अच्छी आपकी भाषा होगी उतनी अच्छी व्याख्या कर पाएंगे, निबंध लिख पाएंगे, और जब ये सारी चीजें सही होंगी तभी तो पेपर क्लियर कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम अपना ये जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने पहले हमारे वीडियोस नहीं देखे, मैं बता दूं आपको कि हिंदी में अभी तक हमने किन किन चीज़ों पर लेक्चर लिए हैं। पद्यांश की व्याख्या, गद्यांश की व्याख्या, और व्याख्या हेतु महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होते हैं, कि व्याख्या किस प्रकार लिखी जाए, निर्देश को कितने ध्यान से पढ़ना है, निर्देश के अनुसार किस किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की, और कुछ उदाहरण भी हमने डिस्कस किए। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, जैसे जो पिछले सालों में कुछ कविताएं आई हुई हैं, कुछ गद्यांश आए हुए हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन भी हम आपके साथ करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन हमें ये लगता है कि पहले बीच में हमें थोड़ा सा व्याकरण जो है वो पढ़ लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी से ये जो हमने पहले व्याख्या स्टार्ट की, कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि ये व्याकरण से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं भाई, क्योंकि पेपर में व्याकरण तो पता नहीं कितने मार्क्स का है, हो सकता है 5 या 10 मार्क्स का है। उस 5-10 मार्क्स के लिए जो 40-50 मार्क्स जो हैं व्याख्या में, निबंध में, अनुवाद में, वो हमारे वेस्ट ना हो जाए। तो ये होता है, तो एटलीस्ट स्टूडेंट्स को एक ट्रेलर मिला व्याख्या से कि हाँ हमें इस प्रकार से व्याख्या लिखनी है, लेकिन व्याख्या के लिए शब्दों की आवश्यकता है, वाक्यों की आवश्यकता है, और उन्हें सही से लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है। और उससे जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने काव्य रस, गुण और दोष की बात की, बहुत शॉर्ट में बात की। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि ये जो टॉपिक है बहुत ही मतलब विस्तृत विषय है, लेकिन उसको हमने थोड़ा शॉर्ट में आपको एक ब्रीफ में बता दिया कि हाँ ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर ये वाला जो लेक्चर है ये आप इतना भी पढ़ लेंगे तो आई गेस पेपर के लिए काफ़ी हद तक सफिशिएंट है। हाँ, आपको अभ्यास ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन थ्योरी अगर आप इतनी भी पढ़ लेंगे, मुझे लगता है कि वो आपके लिए पर्याप्त होगी। तो इतनी कोई आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब इन सब चीज़ों के बाद जो हमारा अगला विषय है वो है व्याकरण का शुभ आरंभ, क्योंकि अब हमें व्याकरण स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। और आई गेस इस चीज़ को आप बहुत ही इंजॉय भी करेंगे, बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, क्योंकि उसी से हम भाषा को, कोई भी जो भाषा है, अगर हम उसका सही से प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर बहुत चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो अब देखिए, जो मैं आपको कह रही थी कि किसी भी भाषा का मूल रूप क्या होता है। कभी कभी हमें लगता है कि भाई इस भाषा की लिपि क्या है, जरा वो बताओ हमें, तभी हम लैंग्वेज को सीख पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें भाषा समझनी है, उसका जो मूल रूप है, जो उसकी बेसिक फॉर्म है किसी भी लैंग्वेज की, वो है उच्चरित, यानी जो हम बोलते हैं। अब जैसे हो सकता है मैं पंजाबी बहुत अच्छी बोल लेती हूँ, लेकिन मुझे पंजाबी पढ़नी इतने अच्छे से नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे पंजाबी नहीं आती, मैं कहूंगी मुझे आती है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट मुझे उसका उच्चारण आता है अच्छे से। तो अगर आपको किसी भाषा का उच्चारण आता है, चाहे लिखित रूप ना भी आता हो, ठीक है ना, तो ये कहा जा सकता है कि आपको वो भाषा आती है। तो इसलिए हमेशा लिखित रूप से ज्यादा उच्चरित जरूरी होता ही होता है। और लिखित रूप तो इसलिए होता है कि आप उस चीज को स्थायी रख सकें, क्योंकि क्या है, उच्चारण जो है, उच्चरित जो हम बोलते हैं, वो टेम्परेरी होता है। अभी हमने कुछ और बोला, हो सकता है कि हम उसी बात के अगेंस्ट में कुछ और कह दें, परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली। लेकिन हमें जो लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ी वो इसलिए मिली, इसलिए पड़ी
क्योंकि हमें भाषा को स्थायी रूप देना था। तो इसलिए लिखित भाषा भी बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, लेकिन भाषा का मूल रूप उच्चरित ही है और सही उच्चारण से ही सही अर्थ का ज्ञान होता है। अब जैसे मैं कहूं एक तो स्वार्थ और एक कहूं परमार्थ, स्वार्थ में अंतर है, परमार्थ में अंतर है। उसी प्रकार कर्म और करम। अब जैसे अगर आप साउथ में जाएंगे तो आपको घी करम इडली मिलती है, ठीक है ना। तो वो जो है वो घी करम इडली है। करम वहां पर एक मसाला होता है, एक जैसे पाउडर टाइप होता है। और जो हम कहते हैं कि कर्म करो, तो वो कर्म होता है, उसका सही उच्चारण कर्म है। अब क्या होगा कि जब हम जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। अंग्रेजी ले लीजिए आप, अगर मैं आपको कहूं कि आप लिखिए इंक्रीज, तो अगर मैं कहती हूँ इंक्रीज, आपको पता है वो आई से स्टार्ट होता है और लास्ट में ई आएगा। अब आप ए तो नहीं लिख देंगे ना, लेकिन अगर मैं कहूंगी आपसे कि आप लिखो एंक्रीज, एंक्रीज, तो आपको पता है वो एंक्रीज जो है वो आई से स्टार्ट नहीं होगा, वो ए से स्टार्ट होगा। तो जैसा आप बोलते हैं वैसा लिखते हैं, इसलिए उच्चारण सही होना बहुत आवश्यक है। और उच्चारण हेतु हमें ध्वनियों की जरूरत होती है और ध्वनियों के ही लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, जिसमें स्वर एवं व्यंजन सम्मिलित होते हैं। तो वही मैंने आपको ये जो थोड़ा सा था, मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि ये चीजें इतनी आवश्यक नहीं थी जो अभी हमने डिस्कस की, लेकिन इसका बेसिक समझने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू में आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये जो ध्वनियां हैं उसकी जरूरत हमें जो भी हम बोलते हैं वो ध्वनियां ही होती हैं, हम ध्वनियां ही बोलते हैं, कुछ ना कुछ, आ की ध्वनि है, क की ध्वनि है, कुछ भी है। और इसे जब हम लिखित रूप देते हैं तो इसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं जैसे वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। और सही उच्चारण हेतु सही नियमों का ज्ञान एवं अभ्यास आवश्यक है। वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हमें स्टूडेंट्स को लगता है कि जो हिंदी है ना वो बहुत सिंपल लैंग्वेज है यार, ये तो हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है, हमें इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऐसे लिख लेंगे। लेकिन ये सही नहीं है। कभी कभी छोटी सी मात्रा भी आपका बहुत मतलब गलत करवा देती है। अब जैसे क के साथ, ये आपके पास क है, क के साथ अगर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा किसी चीज की, संबंध दिखाता है। और अगर मैं ये कर दूंगी छोटी ई की मात्रा, की, तो ये बन जाता है इफ, या फिर दैट। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैं एक लड़की हूं, तो हम बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू से दैट आई एम अ गर्ल। तो दैट, तो वहां पर जो की है वो एक समुच्चय बोधक का काम करता है। व्याकरण में हम ये सब पढ़ेंगे अभी आगे, समुच्चय बोधक आदि, क्योंकि पेपर में ये पूछे जाते हैं। तो सिर्फ, और ये दोनों जो है बोले की ही जाते हैं। जैसे मैं ये कह सकती हूँ राधा की बहन, और मैं जानना चाहती हूँ कि, अब यहां पर की थोड़ा लंबा बोला गया, लेकिन ये थी ये उसका लिखित रूप था। तो इसलिए उच्चारण कभी कभी बहुत सेम होता है, लेकिन उसकी वर्तनी हमें सही पता होनी चाहिए और उसका प्रयोग पता होना चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों के लिए व्याकरण बहुत आवश्यक है। अब जैसे आपके सामने एक और छोटा सा एग्जाम्पल है, अंग्रेजी में हम कहते हैं नमस्ते, इस प्रकार से। और अगर हम यहाँ पे नामस्ते लिख देंगे, क्योंकि जैसे अब ये है NAMASTE, अब ये है NAM, यहाँ पे सिंगल ए है। लेकिन अगर मैं कहूं काम, CALM, काम, तो वहां पर क्या होता है, सिंगल ए है लेकिन उसे आ बोला गया है, काम। तो इसलिए आप हमेशा एक स्पेसिफिक रूल, लैंग्वेजेस में हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, लैंग्वेजेस में रूल कभी भी बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं हो सकता। हाँ, कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ता है, वो आपको ध्यान रखने भी पड़ेंगे, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट बहुत रिजिड हो जाते हैं। अब जैसे मैथ्स है, मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं वो रिजिड फॉर्मूले हैं, पाइथागोरस थ्योरम है वही है, ठीक है ना। आपके जो कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन है, उनके जो फॉर्मूले हैं फिक्स हैं, वो आपको याद रखने ही है। लेकिन लैंग्वेजेस जो होती हैं, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, कोई और भाषा है, उसमें स्थिति के मतलब अनुसार जो है परिवर्तन आते रहते हैं, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि आपने बस एक भाषा को आधार बनाया हुआ है, दूसरी भाषा सेम टू सेम आप वही चीज रिपीट कर रहे हैं। हाँ, जब हम एक नई भाषा सीखते हैं तो दूसरी भाषा को हम आधार बनाते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेम टू सेम वैसे ही चलता रहे। तो इसलिए अब जैसे है स्वागत, अब यहां पर भी एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो ये स के नीचे हलंत है, इसका मतलब होता है कि आधा स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वागत ऐसे लिखें, हमें स्वागत ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आधा स और वा, वही सही
तरीका है लिखने का। हालांकि ये स के नीचे हलंत का मतलब यही है कि वो आधा स है, इन दोनों में कोई अंतर ऐसा नहीं है, लेकिन लिखने का एक तरीका होता है, जो कि ये जो तरीका है वो स्वीकार्य नहीं है स्वागत का। और ये सब कैसे हमें पता चलेगा? अभ्यास के द्वारा। तो आई गेस जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। चलिए अब आते हैं हिंदी की जो भाषा है उसके लिखित रूप में। तो वो हमने कहा था कि जो ध्वनियां हैं उनको हम लिखित रूप देते हैं वर्णों के द्वारा। तो ये है हिंदी की वर्णमाला, जिसमें यहाँ तक आपके स्वर हैं और यहाँ से यहाँ तक आपके सारे व्यंजन हैं, और इन सबको मिलाकर बनते हैं हमारे कुल वर्ण। अब यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन एटलीस्ट एक बेसिक आपको जरूर पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ तक अ आ ई उ री। कभी कभी स्टूडेंट्स को री जो स्वर है उसका सही स्थान नहीं पता होता है, तो प्लीज ये जान लीजिए। ए ओ। अब याद रखिए एक चीज, ये जो अंग और अह है ये स्वर नहीं है। स्वर है लेकिन पूर्ण रूप से स्वर नहीं है। जैसे यहां तक हम कह सकते हैं कि ये जो सारे हैं ये पूर्ण रूप से स्वर ही हैं, और ये क से लेकर क्ष तक ये सारे व्यंजन ही हैं। लेकिन जो अंग और अह है ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर हैं, ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है। और ऐसा क्यों है? स्वर क्या होते हैं, वोवल्स क्या होते हैं, जो हम ये व्यंजन बोलते हैं ना, ये हम बिना स्वरों की सहायता के सही से नहीं बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं क, अब क में भी अ छिपा हुआ है, तो इसलिए वर्ण वो होते हैं जो कि स्वतंत्र ध्वनियां हैं, जो किसी पर आधारित नहीं है। अब जैसे जो अ है वो किसी दूसरे स्वर पर आधारित नहीं है। ई ये किसी दूसरे पर आधारित नहीं है। उ ये अपने आप में एक स्वर है, ये अपने आप में एक ध्वनि है। लेकिन अब जैसे हैं न, म, ह, ये सारे अ पर आश्रित हैं, तो इसलिए यहां तक कि आपके स्वर हैं। लेकिन ये जो अंग, अब क्योंकि ये अंग है तो हम अ और न दोनों बोल रहे हैं, स्वर भी बोल रहे हैं, व्यंजन भी बोल रहे हैं। तो इसलिए ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर है, ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन। तो इसको हम क्या कहते हैं, देखिए। सबसे पहले तो जो स्वर स्वर जो हमने पढ़े कि उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे अब हम ख, खा, खी ये बोलें तो उसमें हम सारे स्वरों की सहायता ले रहे हैं। और ये ध्यान रखिए स्वर जो हैं, अब यहाँ मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि अभी जो हम चीजें पढ़ेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा, एक चीज के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं बहुत सारी परिस्थितियों में। अब जैसे एक व्यक्ति है, हम मनुष्य को दो प्रकार से बांट सकते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, स्त्री पुरुष, ये हुआ दो प्रकार। फिर हम मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर बांट सकते हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। फिर हम मनुष्य को तीन प्रकार से बांट सकते हैं, बहुत अमीर, मिडलमैन और बहुत गरीब। तो इसलिए क्या है कि मनुष्य को हम कितने भी प्रकार से बांट सकते हैं, लेकिन उनका जो बेसिस है वो डिफरेंट होता है। उसी प्रकार ये जो स्वर है, मैंने ये उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कुल मिलाकर जो स्वर हैं वो 11 हैं। ये देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो 4 और 7 11, ये हमारे कुल मिलाकर 11 स्वर हैं। अब इनका जो सबसे पहला आधार है वो क्या है कि ये जो अ, ई, उ, री हैं, ये सारे हमारे मूल स्वर हैं। मूल स्वर कहते हैं इन्हें, या फिर हम इसे रिश्व स्वर भी कहते हैं। रिश्व स्वर क्या होता है? रिश्व जो बहुत ही जल्दी बोला जाता है, जैसे कि अ, ई, उ, री, अ, ई। लेकिन जब हम आ बोलते हैं आ, तो उसे बोलने में अधिक समय लगता है, हम थोड़ा उसे लंबा खींचते हैं, तो वो रिश्व नहीं, वो दीर्घ स्वर होता है। तो रिश्व और दीर्घ स्वर में ये अंतर होता है। फिर मूल, मूल मतलब क्या होता है? बेसिक। जैसे हम कहते हैं ना, तुम्हारा मूल क्या है, तुम्हारा आधार क्या है। और एक होता है गुरु, कि गुरु जैसे जब आप थोड़ा बड़े बन जाते हैं, तो उन चीजों को लिंक करके देखिए। अ जो है वो मूल स्वर है, अ से ही बना है आ, मतलब अ का एक्सटेंडेड रूप है आ। उसी प्रकार ई, छोटी ई का एक्सटेंडेड रूप है ई, जब हम उसे थोड़ा बड़ा करके बोलते हैं। उसी प्रकार ऊ का एक्सटेंडेड रूप है ऊ। और बाकी ये जो है ए, ओ, वो सारे गुरु वर्ण ही हैं, गुरु स्वर ही हैं। बाकी री, अब री जो स्वर है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। री जो है
वो संस्कृत से, हम जानते हैं कि जो हिंदी है वो संस्कृत से आई है, और ये जो री है इसका जो सही उच्चारण है वो है रू, रू करके, कि आप ये जो है, क्योंकि जितने भी स्वर होते हैं वो हम सीधे गले से बोलते हैं, रू, तो इस प्रकार से बोला जाता है। लेकिन आजकल जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो होती है, उसका जो उच्चारण है री, यानी कि र और ई। तब तो ये फिर कुछ और ही बन गया, व्यंजन बन गया, ये तो यह अयोगवाह बन गया, तब तो ये स्वर रहा ही नहीं। तो इसलिए याद रखिएगा एक चीज, उच्चारण के आधार पर, अब ये जो स्वर हैं ये भी आपके उच्चारण के आधार पर भी होते हैं और लेखन के आधार पर भी होते हैं। उच्चारण के आधार पर हम री को स्वर नहीं मानते हैं, क्योंकि जब भी हम री बोलते हैं या रू बोलें तो उसमें र के साथ ई या ऊ का स्वर आता है, तो जहां पर र व्यंजन आ गया तो वो स्वर काहे का रहा। तो इसलिए उच्चारण के आधार पर ये स्वर नहीं है, लेकिन लेखन के आधार पर ये स्वर है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं नृप या फिर मातृभाषा, मातृभाषा, तो त के नीचे, ठीक है ना, ये वाला आपका जो चिन्ह है वो आता है, तब ये स्वर के या तृतीय, तब ये स्वर के जैसा कार्य करता है। तो इसलिए लेखन के आधार पर री स्वर है, लेकिन उच्चारण के आधार पर री स्वर नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसे मूल स्वर क्यों कहा जाता है, गुरु स्वर इसको क्यों कहा जाता है, होता क्या है ये। फिर है लघु स्वर और दीर्घ स्वर कह लीजिए या संधि। अब जो लघु स्वर हैं, लघु क्या होता है, छोटा, अ ई उ री, ये सारे छोटे स्वर हैं जो किसी और से मिलकर नहीं बने। संधि का मतलब क्या होता है, हम जैसे कहते हैं ना कि दो देशों में संधि हो गई, मतलब दो देशों ने मिलकर, किसी चीज से मिलकर जो बना है। अब जो अ है, ये अ और अ मिलकर आ बनता है, क्योंकि दो अ जब मिलेंगे तभी आ बनेगा। ये जब हम व्याकरण में संधि का विषय पढ़ेंगे तब भी आप देखेंगे ये। तो संधि मतलब ये होती है कि उस चीज के साथ कुछ जुड़ गया है, तो इसलिए अ में कुछ जुड़ा तभी वो आ बना। फिर ऊ में ऊ ही जब जुड़ा तो ऊ बना, तो इसलिए ये संधि वाले आ जाते हैं। फिर एक मात्रिक स्वर, अब एक मात्रा, अब इसमें केवल एक मात्रा है, अ या ई या ऊ या री, लेकिन आ जो है, आ में दो मात्राएं हैं, अ की और ये आ की दूसरी, तो ये दो मात्राएं हैं। उसी प्रकार ई में भी जैसे ये संधि है, यानी कि दो मात्राएं होंगी ही होंगी। तो इन सबके ना नाम आप याद रखिए, कि अगर आपसे द्विमात्रिक स्वर पूछा जाए तो आपको पता हो कि उसका मतलब क्या है। और यहां पर हमने कह दिया कि 4 हैं स्वर, और वैसे हम कह रहे हैं कि 11 हैं स्वर। तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम अगर पेपर में आएगा कि स्वर कितने होते हैं तो हम कितने लिखें। प्लीज पेपर में आप 11 ही स्वर लिखेंगे। और जब आपसे पूछा जाएगा कि मूल स्वर कितने, अब यहाँ पर भी एक और चीज है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि मूल स्वर 4 हैं, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि जो मूल स्वर हैं वो 7 हैं। कैसे, ये जो आ ई और ऊ हैं, इन्हें भी तब हम ऊपर ले जाएंगे, 4 ये बचेंगे, क्योंकि तब हमारी जो कैटेगराइजेशन होगी वो मूल और गुरु के रूप में नहीं होगी, तब वो होगी मूल स्वर और संयुक्त स्वर। क्योंकि संयुक्त का मतलब होता है कि दो भिन्न स्वर मिल रहे हैं। ये जो आ ई और ऊ है, ये ना भिन्न स्वरों से मिलकर नहीं बने थे। अ को ही अगर अ के साथ जोड़ा जाए तो आ बनता है, ई को ही अगर ई के साथ जोड़ा जाए तो वो ई बनता है। इसलिए जो है ये मूल स्वर में आते हैं, कि अपने मूल रूप में ही हैं। लेकिन आप जानते हैं ये जो ए ओ औ है, ये आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्यों, जो ए है वो अ और ई से मिलकर बनता है। उसी प्रकार जो ए है वो भी अ आ के साथ ई जुड़ने पर बनता है। उसी प्रकार जो ओ या औ है ये भी अ और ऊ के मिलने से बनता है। तो इसलिए ये जो 4 हैं ये संयुक्त स्वर हैं, ये जो बाकी के हैं 7 ये आपके मूल स्वर हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि मैम जो मूल स्वर हैं, पेपर में अगर पूछा जाए कि मूल स्वर कितने हैं, तो उसमें हम आंसर 4 लिखें या 7 लिखें। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये देती हूँ राय, कि सबसे पहले तो आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया। अगर आपसे केवल, अब जैसे एचपीएस की अगर हम बात करें, यहाँ पर पेपर में आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि मूल स्वर क्या होते हैं, तो आपको जो आंसर है वो किस प्रकार से लिखना है। मूल का अर्थ होता है आधार, और जैसे कहते हैं कि हमारा आधार क्या है, हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, उत्पत्ति। तो मूल जो है, तो मूल स्वर दो प्रकार से हो सकते हैं, या मूल स्वर 4 प्रकार के भी हो सकते हैं और मूल स्वर 7 प्रकार के 7 भी हो सकते हैं। फिर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप 2 तरीके से उसे समझा सकें। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए
और अगर आप एक प्रकार को भी समझा देंगे, मैं कहती हूँ अगर आप 4 या 7 में से कोई एक ऑप्शन भी चूज कर लें, उस तरीके से आप समझा पाए, तो भी एटलीस्ट सामने वाले को पता होगा कि आप गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मूल स्वर ये 4 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है ना। फिर अगर आपने 4 की जगह 7 लिख दिया, लेकिन अगर आपने ये बताया कि जो मूल स्वर है वो 7 है, क्योंकि ये शब्द इसी प्रकार से उत्पन्न हुआ है, इसमें कोई दूसरा स्वर नहीं जुड़ा हुआ, ये किसी की सहायता से नहीं बने। लेकिन अब फिर आप संयुक्त स्वर को भी हल्का सा जो है बता देंगे कि वैसे तो कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं, जिनमें से मूल स्वर इतने हैं, बाकी 4 जो हैं वो संयुक्त स्वर हैं। तब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ, आपको जो बेसिक है वो पता है कि मूल और संयुक्त, और यहाँ पर मूल और गुरु। तो उस प्रकार से, तो अगर आप वो जो क्वेश्चन है अगर वो ज्यादा मार्क्स का आया है, तो आप दोनों प्रकार से समझा दीजिए कि मूल स्वर 4 इस प्रकार से हैं और 7 इस प्रकार से हैं। लेकिन अगर सिर्फ 1 मार्क्स का आया है, तब आप ये बता सकते हैं कि मूल स्वर 4 होते हैं। मतलब 4 लिखना मुझे लगता है सबसे बेहतर रहेगा कि मूल स्वर 4 होते हैं, अ ई उ री। बाकी के जो स्वर हैं आ ई उ, ये तीनों स्वर इन्हीं के आधार पर बने हैं, और ए ओ औ ये भी दो दो स्वर को मिलाकर बने हैं, तो ये संयुक्त स्वर हैं। इस प्रकार से आप पेपर में लिखें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब स्वर मात्रा संकेत सहित, अब ये जितने भी जो स्वर हैं इन सबको एक मात्रा दे दी जाती है। जैसे अ के लिए कोई मात्रा नहीं है क्योंकि वो सहायक ही है, आ के लिए ये मात्रा है, छोटी ई के लिए ये, बड़ी ई के लिए ये। तो यहाँ पर सारे आपको चिन्ह दिए गए हैं कि बाई चांस जैसे किसी के लिए हिंदी जो है वो इतने फेमिलियर नहीं है क्योंकि वो दूसरे प्रदेश से आए हैं जहाँ पर उनकी मातृभाषा दूसरी है, तो ये इससे उन्हें समझने में थोड़ी आसानी होगी। फिर आते हैं अनुस्वार और विसर्ग। मैंने आपको कहा था ना कि जो अंग और अह है ये पूर्ण रूप से स्वर नहीं है, इसलिए इन्हें दूसरा नाम दिया गया है। अंग, जैसे हम अंग से होता है अंग या अंक, कि तुम्हें परीक्षा में कितने अंक मिले, तो ये जो अंग है ये अनुस्वार है। अनुस्वार यानी कि पूर्ण रूप से स्वर नहीं है। और विसर्ग, विसर्ग अह, जैसे कि पूर्णतः या अंततः, तो इसे ये पूर्ण रूप से स्वर नहीं है और पूर्ण रूप से व्यंजन भी नहीं है, तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। अब देखिए, अब जो मैं आपको पीछे बता रही थी कि स्वर के आगे और भी जैसे भेद हो सकते हैं कि मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब यहाँ पर हमने जो मूल स्वर हैं वो 7 लिए हैं, जो मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो हमने स्वरों की कैटेगराइजेशन है, जो उनका विभेदीकरण है, वो किस प्रकार से किया, मूल और संयुक्त। यहाँ पे हमने मूल और गुरु उस प्रकार से नहीं किया। मूल और गुरु किया होता तो मूल स्वर 4 होते और गुरु स्वर 7 होते। यहाँ पर जो मूल स्वर हैं वो 7 हैं और संयुक्त स्वर जो हैं वो 4 हैं, क्योंकि जो ए है वो अ के साथ ई या ई मिलाकर बनता है, और जो ए है वो अ के साथ ए मिलाने से बनता है। उसी प्रकार जो ओ है वो अ के साथ ऊ या ऊ मिलाने पर बनता है, और जो औ है वो, आप इसको ना उच्चारण करके ही देखिए, औ। हालांकि हम बोलते हैं जैसे कि ओखली, तो उसमें ओ बोलते हैं हम, ठीक है ना, ओ। लेकिन जब हम बोलते हैं औ, अब हालांकि अब ये चीज नहीं है हम ऐसे बोले औरत, औरत अगर कोई बोलता है तो हम कहते हैं ये तो अनपढ़ है, जबकि सही प्रोनाउंसिएशन ये औरत, औ। तो औ यानी कि अ और ओ दोनों का उच्चारण हम कर रहे हैं, तो इसलिए याद रखिए इनका उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं, और ये अब आप जान ही चुके हैं क्यों कहते हैं। अब जो स्वर हैं इनका वर्गीकरण और प्रकार से भी हो सकता है, जैसा मैंने भी आपको बताया। ये देखिए 5 और आधार हैं, पीछे तो जो आधार हैं वो हमने पढ़े ही पढ़े हैं, ये 5 और भी आधार हैं जिनके आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो है मात्रा के आधार पर। अब मात्रा जो थी आपने वो पीछे पढ़ा था ना, एक मात्रिक और द्विमात्रिक, उसमें ऋस्व स्वर या लघु स्वर जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है उन्हें ऋस्व स्वर कहते हैं। जैसे इनकी संख्या 4 होती है, अ ई उ री, जिन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। फिर दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है, लंबा। तो नाम से स्पष्ट है, दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, जैसे कि आ ई उ ए ओ औ। और याद रखिए तीसरा भी प्रकार है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इसमें जो है जैसे ओम, राम, ये तीसरे नंबर पर इसलिए क्योंकि इन्हें बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है।
तो बाई चांस अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ये आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। और प्लुत स्वर कौन सा होता है ये देखिए, आपने देखा है जब हम पूजा करते हैं बोलते हैं ओम, यानी हम ओ से भी ज्यादा समय ले लेते हैं कि ओ ही इतना लंबा चला गया। तब इसका जो ये चिन्ह है ये आप जो देख रहे हैं, फिर कहते हैं राम, तो ये इतना लंबा जो बोला गया उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। और इसका चिन्ह आप देख रहे होंगे ये एस की तरह है और नीचे इस प्रकार से है, दो पंक्तियां। तो स्टूडेंट्स मुझसे कभी कभी पूछते हैं कि मैम ये जो है ये देवनागरी लिपि का हिस्सा है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं कि हम जो लिख रहे हैं हर चीज जो है वो देवनागरी लिपि का हिस्सा हो ही हो, जो हम हिंदी में चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो कि केवल प्रयोग के लिए, सिर्फ कुछ चिन्हों के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, जो केवल चिन्ह होते हैं, ठीक है ना। हम ये कभी नहीं कह सकते कि वो सिर्फ देवनागरी लिपि में ही इस्तेमाल होती हैं। लेकिन हाँ, जैसे ये जो स्वर है ना केवल ये हम हिंदी व्याकरण में आगे एक बड़ा टॉपिक है छंद, उसमें हम ये जरूर इस्तेमाल करते हैं और इसी प्रकार से इस्तेमाल करते हैं प्लुत स्वर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि देवनागरी लिपि का हिस्सा है ही है या नहीं, ठीक है ना। तो और ये छंद में हम क्या भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे जब हमें दीर्घ स्वर दिखाना होता है, दीर्घ स्वर दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो छंद हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि ये प्लुत स्वर होता है। फिर है मुख कुहर के आधार पर। मुख कुहर, कुहर में जैसे कुआं की, जैसे कुआं है वो कितना खुला हुआ है, तो जो मुंह है, ठीक है ना, वो आपका कितना खुला हुआ है, किस प्रकार खुला हुआ है। तो जैसे विवृत, खुला हुआ, विस्तृत, फैला हुआ। जैसे कहते हैं आ बोलते वक्त आपका मुंह पूरा का पूरा खुल जाता है, या कुछ भी बोले आप जिसमें आपका मुंह पूरा का पूरा खुल जाता है उसे कहते हैं विवृत। और पेपर में अभी तक तो वैसे ये नहीं आया, बट बाई चांस पेपर में आ जाए इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्वरों से संबंधित सारी जानकारी दे रहे हैं। फिर आता है अर्ध विवृत। अर्ध मतलब कि आधा खुला हुआ है, तो यानी कि थोड़ा कम खुलता है। अब जैसे है ओ हम मुख बहुत कम खोलकर भी बोल सकते हैं, ए ओ या ओ या ओ। अब याद रखिए जो भाषा है, हिंदी हो अंग्रेजी हो कोई भी भाषा हो, उसमें ना परिवर्तन आता रहता है। आपने देखा होगा कि अभी हमने वर्णमाला में इस वर्ण को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन अब ये हिंदी भाषा में इंक्लूड हो चुका है। क्यों? अब जैसे हमें बोलना हो, ठीक है ना, बॉल, बॉल को हम कैसे लिखेंगे? अभी तक हम सिंपल बॉल को कैसे लिखते थे, ब के साथ आ की मात्रा और ल। लेकिन जैसे कहते हैं ना परिवर्तन संसार का नियम है, तो ये भाषा में क्यों नहीं लागू होता? भाषा में भी लागू होना चाहिए। तो वर्णमाला में अब इसको हिंदी भाषा में इंक्लूड कर लिया गया है, क्योंकि अगर हमें ब लिखना है तो अगर हम ब के साथ केवल आ की मात्रा डालेंगे तो उसका उच्चारण गलत हो जाएगा, वो हो जाएगा बाल। तो बाल तो वो होते हैं जो हमारे सर पे हैं। बॉल लिखने के लिए हमें ये ऊपर औ इस प्रकार से करना ही पड़ेगा। अर्धचंद्र। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी हमें हा के ऊपर ये लगाना ही पड़ेगा। कॉलेज, कॉलेज में भी हमें ये ऊपर लगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये जो स्वर है ये अब इंक्लूड हो चुका है, इसे भी हमने लेखन में स्वर में मान लिया है। संवृत, संवृत का मतलब क्या होता है? ढका हुआ, घिरा हुआ। जैसे ई ऊ, जिसमें बहुत ही हम कम खोलते हैं मुंह, मुख्य संकीर्ण रहता है। मुख्य नहीं, सॉरी, मुख जो है वो आपका बहुत संकीर्ण रहता है, बहुत बंधा बंधा सा रहता है। ई बहुत बंधा हुआ है। फिर है अर्ध संवृत, यानी कि मुख कम खुलता है लेकिन खुलता है, जैसे ए ओ। तो इस प्रकार से ये चार इसके प्रकार हैं मुख कुहर के आधार पर। तीसरा है जिह्वा की स्थिति के आधार पर। जिह्वा किसे कहते हैं? आपकी जीभ। अब जीभ जो है, जैसे ना आप वर्णों को ना बोल कर देखिए, ये जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, आप इनका ना उच्चारण भी करके देखते रहिए, क्योंकि वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब अग्र, हम कहते हैं ना अग्र पूजा, अग्र का मतलब क्या होता है? पहले या आगे। तो जब बोलते हैं ना ई में, ठीक है ना, आपको जो जीभ है वो यूज करनी ही पड़ती है। फिर ई ए, तो उसमें आपकी जो आगे की जीभ है, ठीक है ना, उसका बहुत मुख्य रूप है। अगर आप अपनी आगे की जीभ पकड़ लेंगे और तब ये बोलने की कोशिश करेंगे ना, आप नहीं बोल पाएंगे। फिर है मध्य स्वर। मध्य स्वर है आपका य के लिए आप जब अभी बोल के देखिए, जब आप वीडियो देख रहे हैं अभी बोल के देखिए य, आप देखेंगे जो जीभ का ये जो बीच वाला जो पार्ट है, ये आपका मुंह के ऊपर के पार्ट पर टच हो रहा होगा, य। और जब तक आप जीभ के बीच का पार्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप य सही से नहीं बोल पाएंगे। उसी प्रकार है पश्च स्वर।
पश्च का मतलब क्या होता है? पीछे वाला। ये जो स्वर यहां से थोड़े से ज्यादा बोले जाते हैं, जैसे कि आ, ये कंठ से आपके बोला जा रहा है, गले से, पीछे से। फिर उ, ये आपके गले के पीछे से बोला जा रहा है, तो इन्हें कहा जाता है पश्च स्वर या बड़ा उ, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। और उच्चारण में हम री को तो स्वर मानते नहीं है, क्योंकि इसमें र हम इस प्रकार से बोलते हैं। तो मुख्य रूप से ये आप देखिए कि किस प्रकार से जो स्वर हैं वो आपके अग्र, मध्य और पश्च स्वर के तरीके से कैटेगराइज किए जा सकते हैं। फिर आता है ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ मतलब क्या होता है? होंठ। होंठ का तत्सम रूप, होंठ को संस्कृत में कहते हैं ओष्ठ, जो उसका मानक रूप है, शुद्ध रूप है। अब उसके प्रकार से सिर्फ दो ही प्रकार के हैं, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। वृत्त का मतलब क्या होता है? वृत्त का मतलब होता है गोलाकार, तो नाम से आपको स्पष्ट रहना चाहिए। अवृत्तमुखी मतलब जिसमें आपका मुंह गोल ना खुले, और वृत्तमुखी जिसमें आपका जो मुंह है या आपके जो होंठ है वो गोल हों। तो उस प्रकार से जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ या होंठ हमारे वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे ऊ, ओ, तो इसमें आपके जो होंठ होंगे वो आगे से गोल हो जाएंगे। लेकिन ये जो बाकी के स्वर हैं आ, ई, ए, इसमें आपके जो होंठ हैं वो गोल नहीं होंगे, वो आपके टेढ़े रहेंगे, कैसे भी रहें लेकिन गोल नहीं होंगे। तो उस प्रकार से दो प्रकार हो गई ये, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। और अंत में प्रकार आता है अनुनासिकता के आधार पर। अब ये अनुनासिकता क्या है? आपको याद होगा, भी हमने पीछे वर्णमाला में पढ़ा था आपके अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार क्या था? ये जो आपने देखा है कि अ के ऊपर बिंदु, इसे हम अनुस्वार कहते हैं, जैसे कि अंक, अंग, चंदा, तो च के ऊपर केवल एक बिंदु। लेकिन जो हम च के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, ये देखिए, अब जैसे हम चांद, च के ऊपर अगर हम ये चंद्र बिंदु लगा देंगे तो वो अनुस्वार नहीं बचेगा, वो अनुनासिक हो जाएगा। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये अभी हम अगले लेक्चर में अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, अनुनासिक जो है वो एक स्वर है, यानी कि जो चंद्र बिंदु है वो स्वर है, और जो अनुस्वार है वो पूर्ण रूप से स्वर नहीं है। अंतर कैसे पता चलेगा? जैसे हंस और हंस। अब हंस में न पर बहुत फोकस था, वो अनुस्वार था, लेकिन हंस, हम कहते हैं ना बड़े हंस रहे हो, क्योंकि आपने उसमें चंद्र बिंदु आता है, कि चंद्र बिंदु अगर लगा दिया दैट मीन्स कि आपके गले से ज्यादा आवाज निकल रही है, नाक से इतनी नहीं निकल रही है। हाँ, नाक से भी निकलेगी क्योंकि न का स्वर है कि हंस, लेकिन नाक से उतनी नहीं निकल रही जितनी कि मुंह से निकल रही है। तो इसलिए चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं और वो स्वर की कैटेगरी में आता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब अनुनासिकता के आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं, निरानुनासिकता और अनुनासिकता। बहुत सिंपल है। निर मतलब निरुपसर्ग किस लिए होता है? नेगेटिव के लिए, कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, तो यानी कि जितने भी जो स्वर हैं आपके अ, आ, ई, उ, ए, ओ, री, वो सारे आपके निरानुनासिक हैं। लेकिन अनुनासिक कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, जैसे अंग, आ, ई, वहां पर आपके नाक से भी निकल रही है तो वो अनुनासिक स्वर होंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और अभी हमने ये जो पीछे सारा पढ़ा, इसे समझने की बहुत आवश्यकता है। हाँ, चाहे रटिए मत, क्योंकि अगर आपने जरा सा भी समझ लिया, परिभाषा आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। परिभाषा का मतलब ये कभी नहीं है कि बस जो लिखा हुआ है उसे एज इट इज वो करके आना है। ये किसी महापुरुष का कहा गया कोट या कथन नहीं है जो आपको एज इट इज लिखना हो। परिभाषा में आप परिवर्तन कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इस वीडियो के अंत में जो एक इंपॉर्टेंट चीज बचती है स्वरों से संबंधित, वो है उनका उच्चारण स्थान। ये उच्चारण स्थान हम व्यंजनों में भी पढ़ेंगे और उसमें तब और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, हमारे जितने भी जो स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, इन सभी का ना एक उच्चारण स्थान होता है जो पेपर में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इससे प्रश्न काफी हद तक पूछा जाता है। तो वो काफी प्रकार के होते हैं, जैसे है कंठ। कंठ का मतलब क्या होता है? गला। अब आ, इन्हें अभी बोल कर देखिए, जब आप ये अ या आ बोलते हैं सीधा गले से आवाज आती है, इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। अब ई, आपने ये बोलकर देखिए, आपको समझ में आएगा कि जब आप ई या ई बोलते हैं ना, तो आपकी जो जीभ है वो थोड़ी सी सीधी है और ऊपर की तरफ लग रही है थोड़ा सा। तो और इसे हम कहते हैं तालु या तालव्य ध्वनियां। तालु क्या होता है कि जो जैसे आपकी जो जीभ है वो सीधी है और वो ऊपर के पार्ट से थोड़ी टच हो रही है,
तो ये जो उच्चारण स्थान होता है इसे हम तालु कहते हैं। और चिंता मत करिए, अभी हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ये। तीसरा होता है मूर्धा। मूर्धा या मूर्धन्य। तो मूर्धा का मतलब क्या होता है कि जब आपकी जो जीभ है वो सीधी नहीं है ई की तरह, वो मुड़ गई। अब जैसे रू में आपको जीभ अपनी मोड़नी ही पड़ेगी, कुछ भी कर लीजिए आप। अब जैसे है ट बोलने के लिए आपको अपनी जीभ मोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन त तलवार वाला, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है त और त जो है त से तालु, वो तालव्य ध्वनि है। और त वर्ग पूरा त थ द ध, तो ये जो त थ द ध है ये आपकी तालव्य ध्वनियां है या तालु, इनका उच्चारण स्थान है। लेकिन ट वर्ग जो है ट ठ ड ढ, इन चारों को बोलकर देखिए, आपको अपनी जीभ मोड़नी ही पड़ेगी, उसे कहते हैं मूर्धा। फिर है ओष्ठ, होंठों से जो आप बोलते हैं, जैसे कि ओ या ऊ, ये दोनों आपकी ओष्ठ ध्वनियां हैं। फिर ए अब ए में कंठ भी होगा और तालु भी होगी, क्योंकि ये जो ए है ये किससे मिलकर बना है, अ और ई से या आ और ई से। तो इसमें कंठ तालु ये दोनों हैं, कंठ तालु, तो इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु है। उसी प्रकार ओ में भी आपको गले से भी आवाज निकालनी ही पड़ेगी, और होंठ भी ये गोल घुमाने पड़ेंगे। अगर आप गोल नहीं घुमाएंगे तो फिर वो ओ नहीं बोला जाएगा, वो ए ही बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा। तो इसलिए इसे आप कंठ ओष्ठ भी लिख सकते हैं और कंठोष्ठ भी लिख सकते हैं, कि ठ के साथ ही आपने ओ की मात्रा जोड़ दी, कंठोष्ठ। तो इन सभी स्वरों का उच्चारण स्थान आपके सामने है। पेपर में मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और कोई भी आपकी क्वेरी हो वो आप इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त हुआ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे की जो वीडियोस हैं उसमें हम व्यंजन पढ़ेंगे, और व्यंजन पढ़ने के बाद जब हम हमारे स्वर और व्यंजन दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तब हम उसके आगे ये जो उच्चारण स्थान है और डिटेल में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम स्वर और व्यंजनों को बांटेंगे। तो वो चीज़ हमें पढ़ने के लिए ये बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ फिर हमें विदा दीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वेबसाइट आपके सामने है, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको अवश्य लाभ होगा, और पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ हमारे साथ आगे ज़रूर जुड़े रहिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का ध्यान रखिए।